Hi everyone, so I hope all of you are doing great and let us continue with your chapter number 1 Introduction to Design for Diploma Semester 5 students from mechanical background and subject EMD that is Elements of Machine Design। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस के दो टाइप्स के बारे में बात किया जो कि था टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ना ये वीडियो में हम लोग अलग अलग तरीके के स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है एंड उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग यानी झुकाना, बेंड करना, राइट, मोड़ना, ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। लेट मी हैव अ बीम इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज बीम, ये सॉलिड बीम है आपके सामने। और इस सॉलिड बीम को अगर मैं साइड व्यू से देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट दिस बीम फ्रॉम दिस साइड व्यू से देख रहा हूँ, तो मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। कॉमन सेंस की बात है। इसी बीम को अगर मैंने बेंड किया गाइस, तो ये बीम मुझे कुछ इस तरीके से बेंड होते हुए दिखाई देगा। अगेन अगर मैं इस बीम को साइड व्यू से देखूँ, ठीक है, तो मुझे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट ना। यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझने का ट्राई करते हैं। अगर ऊपर वाले साइड व्यू में मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो मुझे पता चलता है कि सर ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ये दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दैट इज लोअर फाइबर पे, और ऊपर वाले फाइबर पे जिसको हम लोग सी डी बोलते हैं यहाँ पे भी सेम है। मतलब आई कैन से ए बी इज इक्वल टू सी डी। बट जब भी मैंने इस बीम को बेंड किया तो साइड व्यू में जो ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे दिखाई देता है अभी ए एंड बी आर मच मोर क्लोजर टू ईच अदर एंड सी एंड डी आर मच मोर फार्दर फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, ये जो पॉइंट ए एंड बी है इनको एक दूसरे की तरफ पुश किया गया है। तो पुश किया गया तो आई कैन से इन दोनों के तरफ ऐसा कुछ फोर्सेस एग्जर्ट किए और पॉइंट सी और डी को एक दूसरे के तरफ से दूर खींचा गया, राइट। सो आई कैन सी दीज टू पॉइंट्स आर गेटिंग पुल्ड अवे एंड दिस टू पॉइंट्स आर गेटिंग पुश्ड टूवर्ड्स ईच अदर। इन शॉर्ट, ऊपर वाला जो लेयर है वो आपका टेंशन में है और नीचे वाला लेयर कंप्रेशन में है। तो जब भी हम लोग बेंडिंग करते हैं गाइस, ये ऐसा फिनोमेना होता है कि ऊपर वाले सारे लेयर जो होते हैं इस बीच वाले एक्सेस के ऊपर वाले लेयर सारे के सारे आपके टेंशन में होंगे और उसके नीचे वाले सारे के सारे लेयर्स आपके कंप्रेशन में होंगे एंड दिस विल रिजल्ट इन समथिंग कॉल्ड एज बेंडिंग। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। इट सेज व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मूवमेंट अप्लाई किया, राइट। जब भी हम लोग ने इसको इस न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड अगर मैंने इसको ऐसा मूवमेंट अप्लाई किया और इसको यहाँ पे ऐसा मूवमेंट अप्लाई किया तो ये ऐसा बेंड होने वाला है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बेंडिंग मूवमेंट। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो जब भी मटेरियल इसको रेजिस्ट करेगा ये काउंटर स्ट्रेस क्रिएट करेगा अंदर एंड दैट विल रिजल्ट इन समथिंग कॉल्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो फिलहाल हम लोग ना फॉर्मूलाज देखने वाले ना ही कुछ इसका न्यूमेरिकल करेंगे। राइट नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि यार ये बेंडिंग होता क्या है। बस उतना समझ में आ गया यार, लाइफ से और ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस कॉल्ड एज ट्रांसवर्स स्ट्रेस, राइट। ट्रांसवर्स स्ट्रेस क्या होता है? उसके लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू प्लेट्स। तो यहाँ पे मेरे पास दो प्लेट्स है। अब इन दोनों प्लेट्स को मुझे कनेक्ट करना है टेम्पररी, राइट। तो टेम्पररी कनेक्ट करना है इसलिए मैंने इनके बीच में एक पिन डाल दिया, राइट। तो दोनों प्लेट्स है, दोनों को मैंने पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो प्लेट्स है इनके क्रॉस सेक्शन की तरफ मैं फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा हूँ। मैं देख के पता चल जाएगा यार ये टेंसाइल नेचर के फोर्स है तो ये अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन जा रहे हैं। अगर मैंने फोर्स बहुत ज़्यादा लगा दिया ना, व्हाट विल हैपन इज इट विल ब्रेक। क्या ब्रेक हो जाएगा? ये ऐसा ब्रेक हो जाएगा। तो जो पिन था गाइस ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, राइट। तो टूट गया, राइट। तो यह पिन तोड़ने के लिए जो स्ट्रेस एक्सर्ट किया गया ना उसको ट्रांसवर्स स्ट्रेस बोलते हैं। बट हो क्या रहा है ये समझने का ट्राई करते हैं ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फोर्स था वो इसके ऊपर भी एक्सर्ट हुआ रहेगा। तो आई कैन से ये नीचे का जो पार्ट था यहाँ पे ऐसा फोर्स एक्सर्ट हुआ था और इसके ऊपर ऐसा फोर्स एक्सर्ट हुआ था, राइट। बट ये जो दोनों बेस के जो पार्ट है ना वो एक ही पिन के पार्ट थे। पहले तो एक ही पिन था, बाद में टूट गया, राइट। तो आई कैन से ये जो क्रॉस सेक्शन था, ये जो भी पिन था, लेट मी जस्ट टेल यू वंस अगेन मच क्लियरली, ये अपना पिन था, राइट। दिस वाज द पिन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। एंड जो ऊपर वाला बीम था वो इस तरीके से पुल कर रहा था, नीचे वाला बीम था वो इस तरीके से पुल कर रहा था। फिर बाद में अगर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पिन टूट जाएगा और दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर इज दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है ना गाइस, दिस क्रॉस सेक्शन इज एक्सपीरियंसिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस वी आर एक्टिंग टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शन।
ये जो दो फोर्सेज है वो कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, वो इस क्रॉस सेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर एक्टिंग टेंजेंशियल टू द क्रॉस सेक्शन। मतलब देखो ये क्रॉस सेक्शन है, इसके साथ एक टेंजेंट बना रहे हैं। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये ऐसे ड्रॉ किया तो ये हो रहा है टेंजेंशियल। तो ऐसे टाइप की फोर्स की वजह से अगर कोई एक मेंबर टूट रहा है या फिर उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उस वाले स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। तो गाइस याद रखना, जब भी शियर वर्ड आ जाता है तो आपके जो फोर्सेस रहेंगे वो क्रॉस सेक्शन के साथ टेंजेंशियल ही होंगे, राइट। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझा रहेगा। आई विल रीड इट वंस फॉर यू। इट सेज when a section is subjected to two equal and opposite forces, तो मैंने आपको बता दिया दो equal and opposite forces acting tangentially across the section। तो यहाँ पे सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे गाइस, जो मेंबर टूट गया था ना, जो टूट जाता है, जो ब्रेक होता है, उसके सेक्शन के बारे में बात करें तो वो वाला सेक्शन तो ये है, दैट्स द सेक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट, यहाँ पे, और ये यहाँ पे नीचे वाला ये पार्ट, राइट, such that it tends to shear off across the section। तो यहाँ पे shear हो जाता है। The stress produced is called as transverse shear stress। तो हमने bending stress देखा और हमने transverse shear stress देखा। Let's move on and observe something called as torsional shear stress। Now guys ये बहुत ही interesting फंडा है, just observe करो वीडियो में क्या हो रहा है। I'll play the video, okay। Let me come on to the next, okay, here it is, okay। तो ध्यान देना गाइस, मैं बीच बीच में पॉज करूँगा। ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, मैंने वहीं से उठाया। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे वो पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है, दैट इज़ इन केस अगर आपको पूरा देखना है तो यहाँ पे हमारे पास सामने एक सिंपल सा शाफ्ट है। अब इस शाफ्ट को यहाँ पे क्या एग्जर्ट किया है, कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना कि यहाँ पे क्या एग्जर्ट किया है। जो दो इक्वल एंड ऑपोजिट जो ये जो शाफ्ट है उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल करें, वो क्या है। आई एम श्योर आपने आंसर किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज दैट इज अ कपल, राइट। Two equal and opposite forces are being exerted at a perpendicular distance from each other। तो ये बन जाता है कपल, जो कि चीज़ों को रोटेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो कपल में क्या हो रहा है ना, ये कपल तो अप्लाई किया बट यहाँ पे कोई कपल अप्लाई नहीं किया, तो ये एक पार्ट फिक्स था, तो इसलिए दिख रहा है इसके एक्सेस किस तरीके से बेंड हो चुके हैं, राइट। सो टॉर्शन इज एक्सपीरियंस व्हेन अ फोर्स ऑन अ रॉड इज अप्लाइड टू ट्विस्ट और टर्न द रॉड। तो अगर रॉड को मेरे को ट्विस्ट करना है या फिर टर्न करना है तो हम लोग उसको टॉर्शन या फिर टॉर्शन के बारे में बात करते हैं। नाउ अभी देखो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास एक बीम तो है, राइट। नाउ दीज आर द टू फोर्सेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर एंड दे आर एक्टिंग एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, विच इज नथिंग बट डी ओवर हियर। तो यहाँ पे कपल क्रिएट हो रहा है। अभी ये कपल जो है वो एक्सटर्नल कपल है। हमें पता है जो भी स्ट्रेस क्रिएट होता है इट ऑलवेज हैपन्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे अगर ये टर्न हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कपल, तो उसी तरह इंटरनल रेजिस्टिंग कपल भी होना चाहिए। वो तभी जनरेट होगा जब भी गाइस हम लोग उसका दूसरा जो एंड है वो फिक्स रखेंगे तो, राइट, या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में अगर कपल अप्लाई करेंगे तो, राइट। ऐसा सोचो ना यार कि आपके हाथ में ना गीला कपड़ा है और आप उसको निचोड़ रहे हो, तो जब भी हम लोग निचोड़ते तो क्या करते हैं, हम लोग दो अलग अलग डायरेक्शन में कपल अप्लाई करते हैं और जो होता है दैट इज नथिंग बट ट्विस्टिंग, राइट। तो बहुत ही वेग एग्जांपल था, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहेगा कि मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। लेट अस सी द वीडियो फर्दर। तो यहाँ पे ये कपल एग्जर्ट किया है और जैसे ये कपल हम लोग एग्जर्ट करेंगे व्हाट विल हैपन इज इंटरनल रेजिस्टिंग कपल भी क्रिएट होगा और ये जो बीम था वो कुछ इस तरीके से, देखो हैज़ ऑफ नाउ अगर ये टाइम पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको कोई भी, मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन में कपल अप्लाई किया, राइट, मतलब यहाँ पे भी ये पॉइंट पे भी कपल अप्लाई किया, ये पॉइंट पे भी कपल अप्लाई किया, बट दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो देयर इज नो रेजिस्टिंग फोर्स। बट जैसे मैं एक एंड को फिक्स कर दूंगा, देखो गाइस क्या हो रहा है, ध्यान से देखना क्या होने वाला है। जैसे मैंने किसी एक एंड को, इस वाले एंड को अगर मैंने फिक्स कर लिया ना, तो व्हाट विल हैपन इज ये वाला पार्ट थोड़ा अलग तरीके से ट्विस्ट होना चालू करेगा। देखो यहाँ पे फिक्स कर लिया एंड देन सी व्हाट विल हैपन, नाउ देयर विल बी अ रेजिस्टिंग कपल, अ रेजिस्टिंग फोर्स, और ये इस तरीके से ट्विस्ट होना चालू हो जाएगा। या आप किसी एक गीले कपड़े को निचोड़ने का ट्राई करो, पीलने का ट्राई करो, आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देना चालू होगा, राइट। सो गाइस दिस इज नथिंग बट द टॉर्शन। तो आई एम श्योर आपको विजुअली समझा रहेगा गाइस कि क्या होता है। डेफिनेशन तो आई एम श्योर आप लोग याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है, राइट। समझना है गाइस, समझना है, अगर समझ में आ गया तो ये मेमोराइजेशन का पार्ट भी बहुत ईजी है। सो इट सेज व्हेन अ मशीन कंपोनेंट इज अंडर एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट कपल्स। तो मैंने बात किया था दो इक्वल एंड ऑपोजिट कपल्स होने चाहिए, राइट। ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क, देन कंपोनेंट इज सेड टू बी इन टॉर्शन एंड द स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड एज टॉर्शनल स्ट्रेस।
तो बिकॉज ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्शन या फिर टू इक्वल एंड ऑपोजिट कपल्स, अगर किसी मटेरियल के अंदर कोई स्ट्रेस क्रिएट होता है, उस वाले स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे टॉर्शनल स्ट्रेस, राइट। सो आई एम होप आपको ये वाला पार्ट समझा रहेगा। वी आर डन विद दी 3 डेफिनेशंस इन अ रो। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज क्रशिंग शियर स्ट्रेस। नाउ क्रशिंग मतलब आपके क्रश को याद मत रखना, बहुत ही बकवास जोक था, बट ठीक है यार, करते हैं, ठीक है, देखते हैं। सो अगेन वी आर हैविंग 2 प्लेट्स विद अस एंड हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी इन 2 प्लेट्स को वापस ज्वाइन करने के लिए मेरे पास एक पिन है, राइट। ध्यान देना क्या करने वाले हैं। अभी यहाँ पे शेयर का बात नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये वापस शेयर जैसा डायग्राम दिखाई दे रहा है। हम बात करने वाले हैं क्रशिंग के बारे में। तो क्रशिंग कैसा होता है, देखो यहाँ पे अगर मैंने पूछा कि आपको किसी चीज़ को क्रश करना है, राइट, तो आप क्या करोगे, आप उसको प्रेस करोगे, राइट, आप उसको प्रेस करते जाओगे। प्रेस करोगे तभी वो टूट नहीं जाएगा, बट उसके ऊपर प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है, राइट। तो क्रशिंग में कुछ इसी तरीके का चीज़ होता है, देखने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फोर्स एक्सर्ट किया F और यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट किया F। अब ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, वो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है ना, जो ऊपर वाले प्लेट के अंदर है, राइट, वो क्या करेगा, ये वाला जो प्लेट है वो इस वाले पार्ट को दबाने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है, सोच के देखो, अगर ये मेरा उंगली है, मैं इसको ऐसा खींच रहा हूँ, तो मैं ये डायरेक्शन में खींचने का ट्राई कर रहा हूँ, और वो क्या करेगा, वो ये साइड पे प्रेशर अप्लाई करने का ट्राई करेगा, दिस पार्ट विल गेट क्रश, राइट। तो वैसे ये वाला जो प्लेट है वो इसके राइट साइड वाले पार्ट को क्रश करता है, और ये वाला जो फोर्स है वो क्या करेगा, वो इसके ये वाले पार्ट को क्रश करने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है। सो गाइस, व्हाट हैपेंस इन क्रशिंग इज दिस कि इसका ऊपर का, लेट मी अगेन ड्रॉ, ये ऊपर का पार्ट इतना क्रश हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अपर फोर्स, एंड नीचे वाले पार्ट में, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ एज गुड एज पॉसिबल, ये नीचे का ये वाला पार्ट क्रश हो जाता है। समझ में आ रहा है। सो ये होता है आपका क्रशिंग। ना यहाँ पे और एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्रशिंग तो हो रहा है, बट वी कैनॉट सी देयर इज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दी प्लेट एंड द पिन। मतलब पिन और प्लेट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं होता कि पिन अंदर ही अंदर ऐसा रोटेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। पिन वॉज स्टैटिक और हमें सिर्फ ऐसा फोर्स एक्सर्ट करे, तो दैट वॉज नथिंग बट योर क्रशिंग शियर स्ट्रेस। सो व्हाट इज इट, इट्स अ लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे मैंने बहुत बात किया कि अगर मैं किसी एक चीज़ को प्रेस कर रहा हूँ तो उसी जगह पे है, इट इज़ लोकलाइज स्ट्रेस का, लोकलाइज कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मशीन। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला लोकलाइज पार्ट था, राइट, लोकलाइज पार्ट था, और ये कहाँ पे जनरेट हो रहा था, उसके सरफेस पे, जहाँ पे ये दोनों मटेरियल एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस सरफेस पे ये वाला स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, which are relatively at rest is called as crushing shear stress. Relative rest मतलब ये प्लेट और पिन के दोनों में ऐसा कोई relative motion नहीं था. That's what they are trying to say. So guys, this is the meaning of crushing shear stress, right? I hope again आपको ये वाला definition समझा रहेगा. Let us move on to something else called as bearing shear stress. Now guys, bearing shear stress ना आपको crushing stress जैसा ही दिखाई देगा, but with only one difference, that is there will be some amount of रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। ठीक है, चलो डायग्राम के जरिए समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा हॉलो शाफ्ट है, इसके अंदर लेट सपोज मैंने एक पिन डाल दिया, राइट। अगर ये पिन लेट सपोज अगर मैंने इसको ऐसे प्रेस किया, राइट, इसको ऐसे प्रेस किया, तो व्हाट विल डू इज ये ऊपर का जो पार्ट है इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रेस एक्सर्ट किए करेगा। बट अगर मैंने वैसा ना करते हुए, अगर लेट सपोज मैंने अंदर वाले रॉड को ऐसा थोड़ा सा रेसिप्रोकेट किया, तो व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, राइट। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, राइट। अगर ये रिलेटिव मोशन नहीं होता तो उस स्ट्रेस को हम लोग वापस क्रशिंग स्ट्रेस बोलते थे, बट सिंस देयर इज अ रिलेटिव मोशन, दिस काइंड ऑफ शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड एज बियरिंग शियर स्ट्रेस। सो गाइज दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा, सिर्फ लास्ट का पार्ट चेंज हुआ है, दैट इज दे हैव अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो अगेन मेमोराइज करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ इतना सा पार्ट याद रखना है कि क्रशिंग में रिलेटिव मोशन नहीं होता, बियरिंग में रिलेटिव मोशन होता है, राइट। सो लेट इज डू अ वेरी सिंपल सम। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक सिंपल सा सम करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू दिस सम राइट नाउ। चलो सम के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा मेरा वीडियो हटा देता हूँ बिकॉज यू नो अननेसेसरी कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो जाएगा, सो पहले ही हटा देता हूँ। द सम सेज अ कास्ट आयरन लिंक हैज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास एक फिगर है, तो क्वेश्चन में आपको ऐसा एक फिगर दिया है, ये कास्ट आयरन लिंक है, रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ स्टेडी टेंसाइल लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन
मतलब इसका इस्तेमाल करके हम लोग टेंजाइल लोड अप्लाई करने वाले हैं ना। ये जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ 3D डायमेंशन दिखने वाला नहीं है, आपको अज्यूम या फिर विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये कैसा दिखता रहेगा। सो ये ऐसा कुछ पैनल जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग टेंजाइल लोड एक्सर्ट करने वाले, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू हम लोग बोला है यहाँ पे 45 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यार, ये वैल्यू है 45 किलो न्यूटन। Now these are tensile load, so tensile will be equal and opposite, so this will be again 45 kilo load, 45 kilo newton. Okay, तो उन्होंने बोला है कि फिगर फाइंड द टेंजाइल स्ट्रेस। क्या फाइंड करना है, टेंजाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द लिंक मटेरियल एट सेक्शन A डैश A एंड B डैश B। सो ये वाला जो सेक्शन है ना गाइस, दिस सेक्शन इज A डैश A एंड देयर इज वन मोर सेक्शन, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज B डैश B। तो ये वाले सेक्शन पे क्या होगा और ये वाले सेक्शन पे क्या स्ट्रेस होगा, आपको वो फाइंड करना है, राइट ना गाइस। इफ यू रिमेंबर द स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिंपल टेंजाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट टेंजाइल स्ट्रेस एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा टी से हम लोग टेंजाइल स्ट्रेस को डिनोट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अभी समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स गो फॉर फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। पहले बी वाले सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब ये बी वाला सेक्शन है ना, अगर मैं आपको ड्रॉ करूँ स्पैनर की तरफ विजुअलाइज करने का ट्राई करना, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे इमेज डाला है, फटाक से वहाँ पे ध्यान मत दो, पहले यहाँ पे ध्यान दो कि लेट्स सपोज ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट। दिस इज द स्पैनर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आगे ले लेता हूँ, ये इसको, ये ऐसा कुछ तो स्पैनर है, राइट। अगर मैंने यहाँ से कट कर लिया तो मेरे को कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा। नाउ गाइस, जब भी हम लोग कट करेंगे ना, एक सिंपल सा टेक्निक क्या याद रखना है कि जो भी हम लोग कट करेंगे, आपको ऐसा विजुअली टच करके देखो कि आप कौन से पार्ट को टच करोगे और वो पार्ट आपको टूटा हुआ महसूस होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर, दिस इज द ब्रोकन पार्ट। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं बीच में, और यहाँ पे नीचे ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे ब्रोकन पार्ट है। ये समझ में आ रहा है गाइस, सिंपल, राइट। ओके, तो हमारे पास इतना डेटा तो अभी अवेलेबल है, चलो ठीक है। नाउ माई क्वेश्चन टू यू पीपल इज कि यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टेंजाइल स्ट्रेस। नाउ टेंजाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, इट इज नथिंग बट फोर्स दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। डू वी नो द वैल्यू ऑफ फोर्स, पता है ना, यहाँ पे बोला है 45 किलो न्यूटन, तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं 45 किलो न्यूटन, दैट्स द नथिंग बट 45 किलो आ जाएगा, न्यूटन नहीं आएगा फॉर्मूला में। एंड व्हाट वी आल्सो रिक्वायर इज एरिया। नाउ एरिया के लिए उन्होंने क्वेश्चन की जो डायग्राम था उसमें डायमेंशन दिया था, वो डायमेंशन आपको बता देता हूँ। ये इंटरनल वैल्यू जो है, दिस इंटरनल वैल्यू ओवर हियर, लेट्स से दिस इज 20 mm, दिस ओवर हियर इज 20 mm। जो बाहर का वैल्यू है, द बाहर वाला वैल्यू इज 40 mm, ये mm जो है ये 40 mm है। ये जो विड्थ है, दिस विड्थ इज गिवन एज 10 mm, दिस विड्थ इज 10 mm, राइट। तो गाइज मैंने आपको सारा डेटा दे दिया है। नाउ अभी क्वेश्चन में रह क्या गया यार, क्वेश्चन में आपको सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। तो कौन सा एरिया, ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया। अभी देखो ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया भी बहुत इजीली आ जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं इसको ये साइड से देखूँ, राइट, इफ आई एम लुकिंग एट फ्रॉम दिस साइड, आई कैन सी देयर इज अ रेक्टेंगल। मेरे को एक बड़ा वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर का पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है और बीच में का पार्ट गायब है, मतलब ये वाला सिर्फ शेडेड पार्ट है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, राइट। सो दिस इज द शेडेड एरिया दैट आई वांट टू कैलकुलेट। मुझे पता है ये बड़ा वाला डायमीटर कितना है, बड़ा वाला लेंथ कितना है, 40 mm, तो मैं mm नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। ये वाला है 20, राइट, एंड दिस ओवर योर इज 10, राइट गाइस। तो अगर मुझे सिर्फ शेडेड पार्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर मैंने छोटा वाला रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। बड़ी वाले रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज नथिंग बट 40 इंटू 10, राइट। छोटे वाले रेक्टेंगल का 20 इंटू 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे मेरा एरिया का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस, राइट। सो योर द एरिया विल बी 40 इंटू 10, दैट इज नथिंग बट 400 माइनस 20 इंटू 10, दैट इज नथिंग बट 200 mm में है सारी चीज़। और यहाँ पे आ जाएगा 45 किलो, दैट इज 10⁻³ अपॉन 200 mm, राइट गाइस। ना आगे का पार्ट आई एम श्योर आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल सो दैट आपको आने वाले हर लेक्चर्स की अपडेट मिल जाए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड लाइक टू से सॉरी टू यू पीपल बिकॉज
I wasn't able to upload, or I'm not able to currently upload the lectures on a frequent basis. There are certain issues, but I'll try my level best to upload it as frequently as possible, right guys? So with this guys, I would like to end today's session. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा. कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा. Thank you guys.